पत्रकार तो वो ईमानदार था और वो अपनी ईमानदारी से भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफियाओं का पोल खोल दिया था। और ये बात मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में अगर उसे मारा नहीं जाता तो प्रशासन की भी जो है बहुत तगड़ा पोल खोल देता और बड़े बड़े माफियाओं का उसमें पोल खुलने वाला था, मतलब सबका बट्टा बैठ जाता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी गलती छुपाने के लिए माफिया और प्रशासन का मिली भगत होता है। देखिए, माफिया और प्रशासन का मिली भगत है, इसीलिए उसके सहयोग से जो है मार दिया गया, उन्होंने उसको मार दिया कि हमारे पोल ना खुल जाए और मारा गया। फिर इसीलिए प्रशासन उसमें एक्टिव नहीं हो रहा था, गिरफ्तारी नहीं हो रही थी और उसके बाद माफिया और जो मारने वाले लोग थे वो फरार थे। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सोचा वीडियो बनाना है, आवाज उठाना, चले आना है। लेकिन जब देखा भाई कि बेबस जो है उसकी बहन है जिसकी शादी होने वाली थी और उसका इकलौता भाई है जो उसका सारा जिम्मा था उसके ऊपर, वो है नहीं। तो मैंने सोचा इसमें कोई नेतागण सामने नहीं आ रहा है, ना कोई प्रशासन का लोग सामने आ रहा है, तो क्या लगता है पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें सबकी मिली भगत लग रही है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। NX पावर इन्वर्टर, सोलर, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों पे पत्रकार अपनी बातें रखता है, बेबाकी से रखता है। उस मुद्दों का क्या होता है ये तो बहुत वक्त तक बहुत सारी एक रहस्य बना रहता है। लेकिन सवाल जब पत्रकारिता की आती है और सवाल जब बेबाकी की आती है तो सही बात है कि एक पत्रकार अपनी बेबाकी हो या अपनी पत्रकारिता की वो कला हो जिसे दुनिया को दिखाना चाहता है, जिस मुद्दों को उठाना चाहता है, जिस मुद्दे पे लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, उस मुद्दों पे ध्यान आकर्षित हो जाता है। लेकिन अब ये सरकार और ये सिस्टम की जिम्मेवारी हो जाती है कि उस मुद्दे पे वो क्या काम करता है। मेरे साथ टाइम्स ऑफ अयोध्या के फाउंडर हैं रवि जी। आज गोपालगंज में आए हुए थे, एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा था और इस प्रोग्राम के बारे में भी हम आपसे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पे। धन्यवाद, आपको बहुत सारी शुभकामना, आभार आपका समय देने के लिए। रवि जी, एक तो चूंकि जिस तरीके से आप बड़े बड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, खास करके चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या झारखंड हो, तो लोग आज ये जानना चाहते हैं कि इस जिस तरीके से बेबाकी से या बिना डरे हुए बहुत तरीके से देखा जाए तो मतलब हद तक आप प्रशासन से भी लड़ाई लड़ ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके अंदर आती कहां से, इतना एनर्जी कहां से लाते हैं आप? ये एनर्जी हम कहीं ना कहीं अपने अंदर से एनर्जी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपका सबसे पहले मतलब सवाल ये होगा कि डरते नहीं है, मतलब यही सवाल होगा, एनर्जी कहां से आती है, डरते क्यों नहीं, प्रशासन से क्यों लड़ जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सत्य पे रहेंगे ना, और अगर आपके अंदर सच्चाई है और सामने वाला झूठ है तो आपका उबाल बांका नहीं कर सकता है। मैं सत्य हूं, मैं सच के साथ हूं, मैं सच दिखा रहा हूं, मैंने उसको पकड़ा है रंगे हाथ, तो उसके अंदर दम नहीं कि मुझे रे तू कर दे। तो यही चीज है कि मैं सत्य के साथ हूं, सत्य के पथ पे अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और यही एनर्जी का लेवल है। इस सत्यता को भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कि चाहती है कि दबा दिया जाए, या तो आपको धमकी मिल जाता होगा या फिर ट्रोल किया जाता होगा। तो इन सारी चीजों से क्या आपको डर नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस सिस्टम में हम लोग कहीं पीछे पड़ जाएं या हम कहीं रुक जाएं? देखिए, आप भ्रष्ट होंगे ना और आप प्रशासनिक पद पे या सरकारी पद पे हैं और आपकी मैं पोल खोल दूं तो आप अपनी नौकरी बचाने के लिए मुझे ब्लेम करेंगे, ये जाहिर सी बात है, आप मुझे ब्लेम करेंगे। उसमें सरकारी काम में बाधा का आरोप 353 धाराएं लगाई जा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। जब आप उसे कोर्ट में सिद्ध करने जाइएगा तो मैं कोर्ट में एज ए विटनेस, एज ए प्रूफ उसे पेश करूंगा और वहां पर सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो हथकंडा अपनाएगा। ये बात आपने सही कहा कि वो अपने बचाव के लिए सब कुछ हथकंडा अपनाएगा, लेकिन मैं सत्य हूं, मैं सही हूं और मैं सच्चाई के साथ हूं, इसलिए वो उसका हथकंडा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सत्य जो है पराजित नहीं हो सकता, परास्त हो सकता है। अब मैं बेगूसराय का जिक्र करूंगा, जहां पे अभी चुनाव जो हुआ था, लोकसभा के चुनाव हुई थी, बड़े बड़े प्रत्याशी उसमें थे, बड़े बड़े मुद्दों पे बात होती थी, बहुत ज्यादा जो है कि सपने दिखाए जाते थे। लेकिन जब एक पत्रकार की हत्या हुई तो एक पत्रकार उसके लिए खड़ा हुआ, एक लड़ाई लड़ा, उसमें लगभग आप भी थे, 5 आपके साथ और भी सहयोगी थे। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि हमारा सिस्टम पीछे पड़ गया, पीछे रह गया उस पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए और पत्रकारों को ही जो है कि आगे आना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि जो पत्रकार था वो ईमानदार था और वो अपनी ईमानदारी से भू माफिया, शराब माफिया, बालू माफियाओं का पोल खोल दिया था। और ये बात मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में अगर उसे मारा नहीं जाता तो प्रशासन की भी जो है बहुत तगड़ा पोल खोल देता और बड़े बड़े माफियाओं का उसमें पोल खुलने वाला था, मतलब सबका बट्टा बैठ जाता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी गलती छुपाने के लिए माफिया और प्रशासन का मिली भगत होता है। देखिए, माफिया और प्रशासन का मिली भगत है, इसीलिए उसके सहयोग से जो है मार दिया गया। प्रशासन कहीं ना कहीं उसको अनदेखा किया और माफियाओं ने उसको मार दिया।
कि हमारी पोल ना खुल जाए, और मारा गया। फिर इसीलिए प्रशासन उसमें एक्टिव नहीं हो रहा था, गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, और उसके बाद माफिया और जो मारने वाले लोग थे वो फरार थे। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सोचा वीडियो बनाना है, आवाज उठाना है, चले आना है। लेकिन जब देखा भाई कि बेबस जो है उसकी बहन है जिसकी शादी होने वाली थी, और उसका इकलौता भाई है जो उसका सारा जिम्मा था उसके ऊपर, वो है नहीं। तो मैंने सोचा इसमें कोई नेतागण सामने नहीं आ रहा है, ना कोई प्रशासन का लोग सामने आ रहा है, तो क्या लगता है पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें सबकी मिली भगत लग रही है। तो मैंने सोचा कि मैं टारगेट करता हूं जो नेताओं को और लोगों को। जो मीडिया जो है सोनुआ के यहाँ डेरा डाल देती थी, वही मीडिया आखिर क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने अपने 4-5 मित्रों को बुलाया जो मुझे बहुत फॉलो करते हैं, उन्होंने मेरे साथ आंदोलन शुरू किया, और गांव वालों का सहयोग तो ना के बराबर मिला, क्योंकि वो स्थानीय मुद्दा था। उनको लगा कि तो सब बकलोली करके चला जाएगा और आएंगे, हमको लोग दाग देंगे, हम चले जाएंगे। और मैंने प्रशासन से पूछा कि आज नहीं पकड़िएगा तो आतंकवाद का और माफिया का कोई जात नहीं होता है। चूड़ी भी ले गए थे। हाँ, मैंने कहा कि देखिए कोई जात नहीं होता। आप जो है अगर आज कार्रवाई नहीं कीजिएगा ना सर, तो जो है कहीं ना कहीं आप भी दागा जाइएगा, आप माफिया के सामने रोड़ा बनिएगा तो आपको भी मारेगा। तो कहीं ना कहीं अगर माफियाओं के अंदर खौफ बैठाना है तो इसी बहाने उनको पकड़िए। हमने आंदोलन किया, कुछ चीजें जो है वो कैमरे पर नहीं बोली जा सकती हैं। बहुत सारा वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, प्रशासन से हाथापाई तक हुई। और इसके बाद चूड़ी वाला एक केस आपने जैसा देखा कि मैंने कहा ये चूड़ी पहनने ही लायक है, तो महिलाओं से मैंने चूड़ी पहनवा दी प्रशासन को। लेकिन मैं उस चीजों को अपने वीडियो के माध्यम से कि हमको भी डर लगता है कहीं हम फंस ना जाए तो आगे कौन मुद्दा उठाएगा। तो बहुत सारी चीजें हुई, और उस आंदोलन को मैंने सफल बनाया। दूसरे तीसरे दिन शायद कुर्की जब्ती का आदेश आया। हमने पत्रकारों को आह्वान किया कि जो छोटे बड़े पत्रकार अगर उनके पास पैसा नहीं तो वहां आए। बहुत सारी बात हुई। जब तक पत्रकार की मौत पे पत्रकार इकट्ठा नहीं होगा तब तक देश का कोई भी इंसान इकट्ठा नहीं होगा। ये तो पत्रकारिता की बात हो गई, लेकिन अब हम आपसे कुछ सीखना चाहेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी उस हिसाब से नहीं है, बहुत कम है, और इतनी कम उम्र में आपने उस ऊंचाई को छू लिया जिसे हर आदमी चाहता है। मैं एक टेक्निकली चीज में जानना चाहता हूं कि जो लोग भी आज मतलब बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे होते हैं, जो मास कम्युनिकेशन कर लिए हैं, उन लोगों के लिए क्या कहें कि यूट्यूब और फेसबुक पे वो आ सकते हैं या नहीं? देखिए यूट्यूब फेसबुक उन्हीं के लिए बना है। देखिए भारत का संविधान आर्टिकल 19 जो है आपको बोलने की आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप बोलिए, लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं कि किसी का घर कुरिया फूंक दीजिए, किसी के बारे में अनर्गल चीज। जो सत्य है, जो तथ्य है, जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे जनता को फायदा, वो चीजें दिखाइए, और जो सही चीजें वो दिखाइए। बोलने की आजादी, आपके पास डिग्री मास कॉम की है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं, आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको बोलने की आजादी। आप बोल सकते हैं, सिस्टम से लड़ सकते हैं, इसका कहीं से जो है वो जरूरत नहीं है। देखिए संविधान आपको बोलने की आजादी दे रहा है ना, उसका फायदा उठाइए। और जब तक इस आजाद देश में आप इस संविधान के इस अभिव्यक्ति का आजादी का फायदा नहीं उठाइएगा ना, तब तक सबसे बड़ा देशद्रोही आप कहलाइएगा। आप अपने किनारे हो रही बुराइयों को जब तक फेस नहीं कीजिएगा, लोगों को दिखाइएगा नहीं, तब तक आप स्वतंत्र पत्रकार नहीं कहलाइएगा। देखिए अभी पत्रकारिता की आपने बात किया, देखिए ये एक युद्ध चल रहा है, पूरे समाज में भ्रष्टाचार का एक युद्ध चल रहा है। हम और आप और सब जिसके फोन हाथ में फोन है, वो सब उस युद्ध के योद्धा हैं। मतलब आप भी योद्धा, हम भी योद्धा, ये भी योद्धा हैं। मायने ये नहीं रखता कि माइक है या नहीं है, मायने ये रखता कि आपके हाथ में फोन है, और ये फोन AK-47 है। ये जो दागेगा ना, उसकी गोली रफ्तार जो है वो बड़ी गोली से भी काम करेगा, तोप से भी ज्यादा काम करेगा। तो ये जो है युद्ध है, और हर इंसान इसका योद्धा है, वो पत्रकार हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके बगल आसपास जो चीजें हो रही हैं, बुराइयां हो रही हैं, उसको आप दिखाइए। आने वाले वक्त में इसमें बदलाव होगा कि नहीं? हम बात करते हैं विचारधारा की, सियासत की बात करते हैं, हम हर चीज उसको दिखलाते हैं। जो भी हमारे यहाँ जो मतलब बुराइयां हो रही है उस पर फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, खास करके विचारधारा हो या बड़ी पार्टियां हैं, इनके लिए क्या करना होगा उसको जरा बताइए आप। कैसे नहीं कह सकते, कैसे नहीं फर्क पड़ रहा है। RRB NTPC सरकार ने बिना छात्रों के पूछे जो है एक नियम ला देती है, ठीक है ना, और इसके बाद फिर सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ता है। किसकी देन है ये? यही फेसबुकिया पत्रकार और इसी माइक और इसी मोबाइल वालों की देन है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि बदलाव नहीं हो रहा? बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे होगा। एक बैक करेंगे तो फिर सबको दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। उस सिस्टम में हमने उंगली कर दिया है, धीरे धीरे चलेंगे, एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी और पूर्णतया बदलाव होगा। ये गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ। महेंद्रनाथ धाम, बाबा महेंद्रनाथ धाम पे बदलाव नहीं हुआ था, 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरे दिन मीडिया ने वहां पर पहुंचकर सवाल पूछा, तो दूसरे सोमवार से बदलाव हुआ। इस चीज को मानना पड़ेगा। तो बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, देर से आएंगे हैं, दुरुस्त करेंगे, लेकिन दुरुस्त जरूर करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे सरकार बैन लगाने की जो कोशिश कर रही है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए अभिव्यक्ति की आजादी को अगर सच मायने में कहा जाए तो छीना जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि इस मामले पे कोई
ऐसा नियम और लॉ कानून आने वाला है, क्योंकि एक तरफ आप डिजिटल युग की बात कर रहे हैं, डिजिटलीकरण की, यूट्यूब फेसबुक आप सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा चीज कर रहे हैं, हाँ ट्वीट कर रहे हैं आप। मोदी जी को देखिए वो ट्विटर का खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर सच मायने में ट्विटर को वो बैन करते हैं, फेसबुक को बैन करते हैं, तो ये समझ जाइए कि उनको सच फेस करने की हिम्मत नहीं है, लोगों से जुड़ने की हिम्मत नहीं, इसलिए वो बैन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, क्योंकि डिजिटल युग की बात की जा रही है और डिजिटल युग में ऐसा पॉसिबल है। हाँ, रूल और रेगुलेशन गाइडलाइंस कुछ आ सकता है, इसको लेके मैं कहता हूं। सोशल मीडिया के जितने भी योद्धा हैं जो आज समाज के उन मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके लिए रवि जी क्या कहेंगे, खास करके टाइम्स ऑफ अयोध्या के फाउंडर क्या कहेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूं कि डरने की बात नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो और अच्छा नहीं कर पा रहे तो पेशेंस रखिए, हर रात के बाद एक बार सुबह जरूर आता है। 6 दिन आपका खराब होगा, 7वां दिन आपका होगा, उस दिन आप झंडा गाड़ दीजिएगा। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और धैर्यता के साथ जो काम होता है वो लंबा टिकता है। मैंने भी 2017 से स्ट्रगल किया, 2022 से कामयाबी मिलना शुरू हुई। 4 साल का स्ट्रगल है, लेकिन 6 महीने में वो नाम हासिल किया जो लोग जिसकी वजह से जानते हैं। तो एक दिन वो समय आएगा जिस दिन आपको लोग पहचानेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा है कि लोग ये कहते हैं कि आप बिहार में ज्यादा वीडियो बनाते हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के मुद्दाओं को क्यों नहीं उठाते? उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी मैंने वीडियो बनाया, ऐसा नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश, देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, कौन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वीडियो, 30% वीडियो उत्तर प्रदेश का है, ये बात सत्य है। लेकिन मेरा ऑडियंस पता नहीं कहां से बिहार से आ गया, तो मुझे बिहार के लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है। वो गलत होगा कि हम प्रधानमंत्री जो है भारत के हैं और काम करें अमेरिका के, तो हमारा आइकन जो है बिहार है, तो हम बिहार में गड़ गए, और लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों ने बांट दिया। देश तो एक ही है ना, मुद्दा एक ही है ना, राष्ट्रभक्ति सबके अंदर एक ही है ना, तो हमने बांट दिया राजनीति करने के लिए, राजनेताओं ने बांट दिया राजनीति चमकाने के लिए कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तुम यहाँ के सांसद, हम वहाँ के सांसद। लेकिन जहाँ पर भ्रष्टाचार है, जहाँ गलत है, वहाँ भी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश भी जाएंगे, जो है इंदौर भी जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अभी तो बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड में ही काबू किया है। एक मैं अपने लिए सवाल पूछ रहा हूँ कि आप बिहार में ज्यादा काम करते हैं, आपने सरकार की बात कर दी, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार बिहार में ज्यादा है या और अन्य प्रदेशों में ज्यादा है? सबसे बड़ी बात, आपका इशू जो है आपने कहा, इसके बारे में बात करना। विकास दर बिहार में सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा विकास दर। सब अगर सभी राज्यों से, उत्तर भारत के सभी राज्यों से कंपेयर किया जाए तो विकास दर जो है बिहार में ज्यादा, लेकिन भ्रष्टाचार यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि नेता यहाँ का बेईमान है। जब तक आप शिक्षित नेताओं को, पढ़े लिखे ईमानदार नेताओं को सत्ता में नहीं भेजेंगे सदन में, तब तक वो आपके हित की बात नहीं करेगा। शिक्षित रहेगा तभी तो सदन में जाके आवाज उठाएगा आम आदमी के लिए। तो यहाँ विकास दर बहुत है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश में आप सड़कों पर चल नहीं सकते, इतना बड़ा रोड है। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, बिजली यहाँ पर बहुत अच्छी है। देखिए विकास दर बहुत अच्छी है, लेकिन जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, उन्होंने इसको करप्ट करके विकास दर को घटाकर जो है करप्शन दर ज्यादा बढ़ा दिया है। बिल्कुल, इसमें किसी तरीके लोगों को चुने जो आपके हित के लिए सोचे। पढ़े लिखे लोगों को चुनेंगे तो आपका वो जाके आवाज सदन में उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपको यस 24 न्यूज के लिए बात करने के लिए। आपने आपका और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और क्षेत्र में इनका सहयोग किया जाए। ये अच्छा कर रहे हैं, इनका पूरा मदद किया जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि जिस तरीके से क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ करें, तो उनके लिए ये भी आइकॉन बन रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा इन्होंने जो दे दिया है, खास करके करप्शन का, कहीं भी अगर इस तरह की बात है, आप अपने यूट्यूब से, अपने फेसबुक से उसको उजागर कीजिए, ताकि आप अपने समाज, अपने देश और अपने राष्ट्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव। कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद। पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास, सिवान।